हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो यस, आज क्या रहेगा खास? तो आज हम लोग हीट वाले पार्ट को फिनिश कर लेंगे क्योंकि हीट में हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है। एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा जहां पे टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करना है और सब पानी के ऊष्मीय प्रसार के बारे में समझना है, यानी कि एनिमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और हमेशा की तरह मेरे पास मस्त एक उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है, जिसके थ्रू मैं आपको एनिमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कैसे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में उन पर्टिकुलर पार्ट को घुमा फिरा के आपसे कैसे प्रस्तुत किया गया और आप उसका आंसर क्या देंगे। तो चलिए अब मुझे फटाफट से कंफर्म करो दो चीजें, एक तो आवाज, दूसरा बैकग्राउंड। क्या दोनों चीज क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो फिर हम लोग आगे स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, ऑल ओके राइट? चलो, तो गाइस हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है टेम्परेचर। आपको याद है जिस टाइम पे हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, तो उसी वक्त हमारे दिमाग में एक डाउट क्लिक हुआ था और उस डाउट को मैं फिर से यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूं, जहां से देखिएगा और जवाब सब लोग देना। मैं जानबूझ के चैट ऑफ नहीं कर रहा हूं जिससे मैं सबसे ज्यादा जवाब ले सकूं। एक बार देखिए, अगर आप लोगों से कोई भी पूछे कि सर जो हीट है यानी जो ऊष्मा होती है, इस ऊष्मा या हीट की इकाई क्या है, यूनिट क्या है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, बोथ ए एंड बी, डी नन। सोच समझ के आंसर देना और सब लोग अब पुराने अपने कैंडिडेट सही, तो ये फटाफट से आंसर दो। मैं आप लोगों से अभी डायरेक्टली जो क्वेश्चन है ना, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो वाला पार्ट पूछ रहा हूं। सो अब देखिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऊष्मा की इकाई निम्न में से क्या है? तो अब कुछ लोग कह रहे हैं बोथ, कुछ लोग कह रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन। ठीक है, तो गाइस यहां पर अगर आप लोग कह रहे हैं बोथ तो भी आप गलत हैं। अगर आप कह रहे हैं केल्विन गाइस तो भी आप गलत हैं। आप कह रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड तो भी आप गलत हैं। यानी कि यहां पे जो बच्चे सही हैं वो है सिर्फ और सिर्फ डी वाले, यानी कि नन ऑफ द अबव। ये सवाल पेपर का सबसे ज्यादा फेवरेट सवाल है और मैक्सिमम बच्चा यहीं पे गलती करता है। यानी ऊष्मा की इकाई की बात करें तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, हम लोग सारा तीसरा दिन है इस चैप्टर को पढ़ते हुए, और हीट की जो ऐसा यूनिट होती थी सर वो होती थी जूल। कुछ याद आ रहा है? फिर हमने वहां पे कैलोरी का भी डिस्कशन किया था। सो गाइस, हीट की ना तो यूनिट केल्विन होती है, ना ही डिग्री सेंटीग्रेड, ना ही आपकी आप फ़ारेनहाइट। तो गाइस ये सारी की सारी जो यूनिट थी ये किसकी थी? टेम्परेचर की थी। अब तापमान क्या होता है फिर? राइट? सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर सर ये वो फिजिकल क्वांटिटी हो गई जो बताती है कोई भी चीज कितनी ठंडी है या गर्म है। मैं घर से सर पानी की बोतल भर के लाया, ठीक है? अब ये जो पानी की बोतल भर के लाया तो मैंने से टच किया, ओह ठंडी है। या फिर गर्मियों के टाइम पे यही पानी की बोतल से थोड़े से गुनगुने पानी से भर लाता, छूने वाला उफ कुछ गर्म है। तो बेसिकली कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है इसकी भी तो कुछ इकाई होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, दो लड़के खड़े हुए, मैं कहूंगा ये लड़का ज्यादा लंबा है, लेकिन लंबा तो है ओके, लेकिन इसकी हाइट है क्या, एग्जैक्टली लेंथ क्या है? तो सर वहां पे मुझे कुछ यूनिट चाहिए होगी। तो इसी प्रकार से कितनी ठंडी है कितनी गर्म है इसकी डिग्री कौन मापेगा? तो ये मापा जाता है सर, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या हुआ? तो यहाँ पे गाइस तापमान की अगर हम लोग बात करें तो तापमान आपकी भौतिक राशि हो गई, यानी कि टेम्परेचर आपकी वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी चीज की डिग्री मापेगा कि वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है। अब तो जितने बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है सो वेलकम हियर, और पुरानी क्लासेस प्लीज एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, पढ़ जरूर लेना। चलो अब सर यहां पर आते हैं। गाइज ये जो टेम्परेचर वाला पार्ट है ये कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये एक अदिश राशि होती है। तो सभी के सभी बच्चे अब मुझे बता सकते हैं कि अदिश राशि का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है सर, नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है, यहां पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। और इसको मेजर किससे करोगे? इसको हम लोग मेजर करेंगे सर थर्मोमीटर से। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था। यानी टेम्परेचर के लिए जो यूनिट होती हैं केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये हम लोगों को पता है। अब गाइस एक यहां पे मेरा क्वेश्चन है, अब ध्यान सुनना। सर ये जो टेम्परेचर होता है यानी जो तापमान है, इसकी एसआई मात्रक क्या होगा? इसकी एसआई इकाई क्या है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं अगेन, केल्विन, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या ऑल। चार ऑप्शन हैं, सोच समझ के आंसर देना। कुमकुम जो भी एक्स्ट्रा वर्ड डाउट्स है ना आप लोग प्लीज मेल आईडी पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर देना। अभी यहाँ पे ध्यान सुनते जाना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आप फंसते हो, वो सारी चीजें आपके सामने मौजूद हैं। तो गाइस जितने भी लोगों को यहाँ पे लग रहा है ऑल, अगेन सर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ना तो वो सेंटीग्रेड है, ना फ़ारेनहाइट है, और ना ही यहाँ पे ऑल आएगा।
बहुत सारे बच्चे वहां पे डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट लगा के आ जाते हैं। प्लीज याद रखेंगे कि टेम्परेचर की यानी तापमान की जो एसआई मात्रक है यानी एसआई यूनिट है सर वो केल्विन है। अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, यानी केल्विन जो है यही आपका एसआई मात्रक है। अब एक जगह और फंसा देता हूं मैं, एक लास्ट जगह जहां पे मैं फंसाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहां पे आप लोग फंस जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन था मेरा, एक और क्वेश्चन है सर, सेकंड है, ये पहले चैप्टर का मैं क्वेश्चन पूछा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, और ये है सर टाइम का सवाल, यानी समय। बेटा समय का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? पहला आवर यानी कि घंटा, मिनट, सेकंड या ऑल, और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज सब लोग आंसर देना। तो गाइस समय का ऐसा ही मात्रक क्या है? चलो इस बार सबने सही आंसर दिया, मतलब इस बार तो दिल छू लिया तुम लोग, मतलब जहां पर ना तो सीक्रेट हो, बिल्कुल सही। सो गाइस प्लीज याद रखेंगे ये दो सवाल ऐसे हो गए जो पेपर में मैक्सिमम बच्चों से गलती कराते हैं। हम लोग सोच लेते हैं आवर होगा, नहीं सर। टाइम को आप किसी भी यूनिट में बात कर लो, सब जगह बेटा इसकी यूनिट सेकंड ही रहेगी। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता था, सेकंड थी सर। एफपीएस में पाउंड सॉरी फुट पाउंड और सेकंड होता था, उसमें भी सेकंड था, और एमकेएस में भी सेकंड था, यानी ऐसा यूनिट भी सेकंड होती है। परफेक्ट, एक एक बच्चा बिल्कुल सही है। तो सर टेम्परेचर के बारे में हमको हल्का सा आइडिया लग चुका है ना। यहां से जो क्वेश्चन पूछते हैं तो निंजा गेमिंग अशोक यहां तक हमको क्लियर हुआ है। अब सर टेम्परेचर पे अब मैं मेजर कैसे करूं सर? इसे इसको मापने के लिए कुछ तो इस्तेमाल करूंगा। तो इसको मापने के लिए आप लोग सब जानते हैं कि सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर का, परंतु हम लोग अभी तक यही सोचते हैं कि सर थर्मोमीटर हमने जो देखा है केवल वही होता होगा। लेकिन आप लोग जिस थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिक्स में इस्तेमाल हो रहा है तो क्लिनिकल थर्मोमीटर नाम पड़ गया। ये थर्मोमीटर आपके शरीर के तापमान को बता देता है कि सर मुझे बुखार तो नहीं आ रहा है। तो अगर सर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, आप ठीक है। जैसे वो 97 98 हुआ, हम लोग कह देते हैं हमको बुखार आ रहा है, सिंपल सी बात, राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये है सर, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो अपने घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में हम लोग कौन से तत्व का इस्तेमाल करते हैं? विच एलिमेंट इज यूज इन दिस क्लिनिकल थर्मोमीटर? तो आप लोग कहेंगे सर ये भी कोई सवाल है, ये तो बच्चों वाला सवाल है। तो यहां पर हम लोग अच्छे से जानते हैं, यहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? पारा का, या फिर इंग्लिश में मैं कह दूंगा सर मैं इस्तेमाल करूंगा मरकरी का। ठीक है, सब लोग जानते हैं। बट गाइस आप लोग यहां तक बिल्कुल क्लियर हैं, और सही भी कहा आपने कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सोचो, हाँ ललिता ये आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ये है ना। अब जरा सोचो सर कि मरकरी एक लिमिट के बाद तो जम जाती होगी ना। कुछ ऐसे देशों की बात कर लेते हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इतना कम कि वहां पे मरकरी जम जाती है। अब मैं क्या करूं? तो गाइस अगर हम लोग कहेंगे कि ऐसी जगह जहां पर मरकरी जम जाएगी, तो मुझे एक ऐसी चीज चाहिए होगी सर जहां पर लिक्विड या फिर वो जो भी मैंने तत्व इस्तेमाल किया जो जमे ना। तो ऐसी जगह मैं क्या कर सकता हूं, इसकी जगह दूसरा ऑप्शन आ सकता है कि मैं सर इस्तेमाल कर लूं वहां पे एल्कोहल वाले थर्मोमीटर का। जी हाँ, ये सवाल आप लोगों में से कोई डिफेंस वाला नहीं है, लेकिन बता दूं ये आपका सीडीएस में पूछा गया था सवाल, सेम एसएससी जेईई में पूछा गया है। यानी हमारे पास सर एल्कोहल वाला थर्मोमीटर भी हो सकता है। बट यहां पर भी समस्या है। हाँ देव बिल्कुल आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से ही आपके। लेकिन सर मरकरी समझ में आ गया, एल्कोहल समझ में आ गया, अब मुझे क्या करना है? मुझे सर सूर्य पर ताप पता करना है। अब सर सूरज चाचा पे टेम्परेचर कौन मापेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर मैं सन के ऊपर टेम्परेचर मापने जाऊंगा सर इस मरकरी को लेकर या फिर इस एल्कोहल को लेकर, सर क्या वो पॉसिबल होगा? तो जरा सोचो, थर्मोमीटर लेके गए हैं सूरज चाचा के पास, टच करके देख रहे हैं सर यहाँ पे वो जो आप डिवाइस ले जा रहे हो वो तो भस्म होगा ही होगा, हम भी साथ में भस्म हो जाएंगे। सो गाइस सन के ऊपर इस टाइप के थर्मोमीटर्स ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाएगा सर? जब हमारे टेम्परेचर की बात होगी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ना तो खुद जा सकते हैं ना ही इन डिवाइसेस को भेज सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा इनके रेडिएशन का। अब रेडिएशन से मापन होगा, मापन तो होगा सर, हम मेजर तो कर लेंगे, लेकिन किससे? उस डिवाइस का नाम क्या है? तो बेटा उस डिवाइस का नाम होता है, याद रखेंगे, दैट इज व्हाट? दैट इज पायरोमीटर। क्या नाम है? पायरोमीटर।
तो पेपर में पूछ लेता है, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उच्च ताप को मापने के लिए हम लोग किस डिवाइस का या किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? बेटा वो है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर सबसे उच्च ताप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सभी चीज जो मैंने आपको बताई, इन सभी चीजों के बारे में अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमेशा ही क्लास स्टार्टिंग करने से पहले माहौल बना देता हूं, तो कुछ बच्चे आज नए थे तो इसलिए मुझे सब चीजें बैकग्राउंड के बारे में बताना। तो जैसे कि मैंने बोला कि जो हीट है यानी ऊष्मा है, वो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले भी चुके थे। जैसे अगर आप बर्फ को पॉलिथीन में रखकर लाएं बिना अपनी बॉडी से टच करे, तो वो लंबे समय तक बर्फ बनी रहेगी। आप उसी बर्फ को अपने हाथ पर, अपने गाल पर टच करके लाएंगे तो जल्दी से बर्फ पिघल जाती थी। क्यों? क्योंकि सर वहां पे मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ता था, यानी जो कण थे उनमें कंपन बढ़ता था, और जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ता जाता था क्या होता था? हीट बढ़ती थी, जिसकी वजह से जल्दी से बर्फ पिघल जाती थी। पहली वाली क्लास है, याद आ रहा है? अब यहां पर ये जो हाई से लो टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये तो हमको क्लैरिटी थी पिछली क्लास में। तो अब सर यहां पर जो थर्मोमीटर है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं? सबसे पहले आता है मरकरी थर्मोमीटर, पारे वाला। तो ये जो पारा वाला थर्मोमीटर है, इतने वाले पार्ट पर आते हैं। मरकरी थर्मोमीटर है, मरकरी थर्मोमीटर की रेंज रही होगी, जैसे अभी यहाँ पे मधुमिता पूछ भी रही थी कि सर यहाँ पर अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो कितने से कम पर वो जम जाएगा? तो सर अगर -30 डिग्री से कम का टेम्परेचर होगा, मरकरी थर्मोमीटर वहां पे काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सर सिंपल सा फंडा है, हमारा जो पारा है वो जम चुका होगा। तो मधुमिता योर पॉइंट यहां पर आता है वो कि -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए आप लोग मरकरी के थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अब इससे कम होगा तो ये जम जाएगा। तो यहां पे सर एक्चुअली आपसे पूछेगा नहीं कि कहां पर बना, बस हाँ इतना पता रहना चाहिए इसका जो इन्वेंशन था किसने बनाया था? सर ये बनाया गया था डेनियल गैब्रियल फेरेनाइट से। जी हाँ, ये वही फेरेनाइट हो गए जहां से हम लोग डिग्री फेरेनाइट की बात करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि सर आप बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम देखेंगे, उन्हीं के नाम के ऊपर इकाइयां बना दी गई हैं। जैसे कि न्यूटन, तो फोर्स के बारे में सब किसने पता लगाया? न्यूटन ने। तो वहां पे जो इकाई थी वो भी न्यूटन पे आ गई। सो बेसिकली इसकी जो रेंज है ये -30 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रहती है। लेकिन अब इससे कम या ज्यादा का हो तो क्या होगा? तो इसके लिए हमको सर दूसरा थर्मोमीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दूसरा आता है गैस थर्मोमीटर। अब ये क्या है? सो अंकित, गैस थर्मोमीटर। बेटा गैस थर्मोमीटर में क्या होगा? नाम से समझ में आ रहा है, गैस होगी इसमें। सो अ कांस्टेंट गैस थर्मोमीटर इज कंपोज्ड ऑफ अ बल्ब दैट इज अटैच्ड टू अ मरकरी मैनोमीटर। तो इसमें क्या होगा? एक बल्ब होगा जो कि मरकरी मैनोमीटर से कनेक्टेड है। इसमें क्या होगा कि सर यहां पे जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर की जो मेजरमेंट है उस रेंज में फर्क आएगा मरकरी के थर्मोमीटर कंपैरिजन में। अब बल्ब क्या होता है, जरा बल्ब भी समझ लेते हैं। ये मैंने बनाया थर्मोमीटर, तो यहां पे सर ये वाला जो पार्ट रहता है, ये पार्ट एक्चुअली बल्ब कहलाता है। इसको वो बल्ब मत समझ लेना जिससे लाइट जलती है, राइट? अब यहां पर देखो बबलू, मैंने बोला ना जैसे टेम्परेचर की रेंज आप कुछ कहीं भी हो सकता है। मान लो कोई फैक्ट्री है, राइट, या फिर मान लो कोई प्लेनेट है, या फिर मान लो कि कोई ऐसी लोकेशन हो गई जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अगर उसकी रेंज -30 से 300 के अलावा कुछ और है, या तो बड़ी हो या छोटी हो, तो उनके लिए हम लोग अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो गैलूरसेक लॉ पे जो काम कर रहा है गैस थर्मोमीटर, इसकी रेंज होती है -268 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए अभी तक क्या था, हम लोग जो मरकरी थर्मोमीटर की बात कर रहे थे वो केवल -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर ही माप रहा था। व्हाट इफ कि कोई टेम्परेचर -268 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे हमारा पारा तो जम जाएगा। तो इतने टेम्परेचर पे जब पारा जम जाएगा तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा थर्मोमीटर चाहिए जो हमको सर इतनी कम वैल्यू भी रीड करके दे दे, साथ में 300 के कंपैरिजन में देखो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड अगेन। तो यहाँ पे -268 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जो रेंज रहती है ये गैस थर्मोमीटर की होती है। तो हमको सर ये वाला पॉइंट भी समझ में आया, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो ये प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, अब इसकी रेंज क्या रहती है? तो देखो इसको ना शॉर्ट में बोल देते हैं प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। विपिन ने एक पॉइंट रखा था -273। बेटा विपिन -273 पे क्या होगा? सभी मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाते हैं, उससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। बस एक सेकंड विपिन, आपकी बात पे आ रहा हूं, एक बार इस वाले पॉइंट पर आते हैं। संजू गैस थर्मोमीटर का एग्जांपल बस इतना हो गया कि कहीं भी अगर आपका टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड का मापना है, या -210 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मापना है, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे? वहां पे हम लोग गैस थर्मोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, राइट? मैनोमीटर क्या होता है डिवाइस? तो देखो यहाँ पे जब लिखा हुआ है मैनोमीटर, मरकरी मैनोमीटर, तो मैनोमीटर वो पर्टिकुलर डिवाइस जिसमें हम लोग मरकरी का यूज कर रहे हैं। सुयश, सो बेसिकली पीआरटी, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इसमें आपकी जो रेंज है ये रेंज रहती है -200 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। हाँ, इसकी जो रेंज है ये सर गैस थर्मोमीटर से कम रहती है,
क्योंकि अगर मैं गैस थर्मोमीटर की बात करूं तो वहां पे था -268 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे जो पीआरटी है यानी प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इसकी रेंज सर कम होती है, ये -200 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर माप लेती है। नेक्स्ट, सो वहां पर इतना पार्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है थर्मोकपल थर्मोमीटर। अब इसकी रेंज क्या रहती है? तो थर्मोकपल की सर जो लोअर रेंज है वो तो अभी पहले के बराबर ही सेम है, लेकिन हाई रेंज बढ़ जाती है। तो -200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जो रेंज है ये आपका थर्मोकपल मापता है, राइट। और थर्मोकपल कहाँ का? जैसे भट्टियों का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। गैस टरबाइन हो गई, डीजल इंजन होते हैं या बॉयलर हो गए, तो जहां पे हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, ऐसे हाई टेम्परेचर को भी तो मेजर करना पड़ेगा कि कितना वहां पे टेम्परेचर हो गया है। तो ऐसी लोकेशंस पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मोकपल थर्मोमीटर का, राइट। चलो, इतनी चीज हो गई। रोहित का एक डाउट आया मस्त वाला, एक रोहित का डाउट ले लेता हूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रोहित बाबा का डाउट आया, सर एक बात बताओ, मैंने जीरो गिने भी नहीं है, मैं मान लेता हूं इतना डिग्री सेंटीग्रेड मापना है टेम्परेचर, ठीक है। सो एक बार किसका डाउट था? रोहित शर्मा जी का डाउट है, हमारे मुंबई इंडियंस। बेटा कप्तानी चली गई है, यही रीजन है कि यहाँ पे लॉजिक क्लियर होने चाहिए। तो कप्तान साहब सुनिए जरा। तो रोहित शर्मा जी एक पॉइंट है, रोहित शर्मा जी का इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो कैसे मापोगे? तो रोहित शर्मा जी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अभी ना रोहित महतो ने एक सवाल पूछा था, तो शायद रोहित महतो आप ही ने पूछा था ना, किसी का सवाल था कि सर -273 डिग्री की अगर मैं बात करता हूं, सर याद रखना ये आपका मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है, ठीक है गाइस। ये आपका न्यूनतम ताप है जो पॉसिबल है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। सो शर्मा जी, मुंबई इंडियंस, एक बार ध्यान सुनना। अच्छा, विपिन महतो का था, ठीक है। सो बेटा इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे इससे कम टेम्परेचर क्यों नहीं हो सकता? ये भी पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। सो हार्दिक पांड्या जी जरा सुन लेते हैं। सो रोहित शर्मा जी, ये जो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसमें क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, जितने भी कण हैं, वो जो कंपन कर रहे हैं। अच्छा, आपको याद होगा शर्मा जी, आप पहली क्लास में आए हो, तो पहली क्लास में एक चीज मैंने बताई थी, ये हीट हम लोग कैसे बताते थे कि इसमें ज्यादा हीट है? तो हम लोग कहते हैं जो पार्टिकल ज्यादा वाइब्रेट करते थे, यानी जो पार्टिकल से ज्यादा कंपन करते थे, तो उतनी ज्यादा हीट होती थी। तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड में सर आपके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो वहीं कहीं सीज कर जाते हैं, उनमें सर कंपन होता ही नहीं है। ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। और इसमें याद रखेंगे क्या? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये क्या होता है सर? परम शून्य ताप। जो हिंदी वाले बेटू, इसको आप लोग याद रख लीजिए, ये होता है परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप ये वो ताप होता है जिससे कम टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। और एक और चीज, सभी लोग एक चीज याद रखना, ये जो इतनी वैल्यू लिखी है, इसको एग्जामिनेशन में ऐसे भी पूछ सकता है, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन लिखा है या फिर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये दोनों के दोनों आपके एब्सोल्यूट जीरो या फिर परम शून्य ताप हो गए, जिससे कम टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाएंगे, और जब मॉलिक्यूलर मोशन ही नहीं होंगे तो वहां पे टेम्परेचर की हम लोग फिर से बात ही क्या करेंगे, राइट। सो यहाँ पर यस, इट इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। खैर, अब सर ये तो हो गया, किसी बच्चे ने भी माइनस इतना सारा पूछ लिया था तो उसका ने बताया। अब यहाँ पे आते हैं। अब सर मैक्सिमम वाले केस में अब आते हैं। सर जरा सोचो कि बहुत हाई टेम्परेचर है, तो उसको मैं कैसे मेजर करूं? तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे जो वहां से निकल रहे रेडिएशंस, उस विकिरण को मापूंगा। तो विकिरण को मापने के लिए हमारे पास जो यंत्र है उसको बोलते हैं सर रेडिएशन थर्मोमीटर, जहां अभी मैं आपको नाम दे रहा था पायरोमीटर का। तो पायरोमीटर क्या करता है, ये बहुत उच्च ताप को मापता है, यानी कि इट मेजर्स द वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर कैन बी 6000, इट कैन बी 7000। अगर मैं माइनस वाला पार्ट हटा दूं तो 10000। सो कुल मिला के जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो केवल रेडिएशंस का इस्तेमाल करेगा और उन रेडिएशन से ये इसको मेजर कर लेगा, राइट। अपनी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है अरविंद, दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत बेसिक है बट फिर भी हमको पता होना चाहिए। अच्छा वो आपने पूछा क्योंकि ना एएलपी में पूछ सकता है, एएलपी का एग्जाम हो गया, एमटीएस का हो गया, उसमें पूछ सकता है, तो हमको पता रहना चाहिए दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखो बेटा, क्या मोनिका कुछ पूछना चाह रहे हैं सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना? बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम पॉसिबल है। मोनिका जरा सोचो, मोनिका का एक डाउट आया है, क्या सर मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना? मिनिमम आपका ये वाला जो पॉइंट है ना, मिनिमम आपका 0 डिग्री नहीं, मिनिमम आपका 0 केल्विन होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, राइट। शौर्य का एक डाउट है, शौर्य प्लीज बताओ। तो यहां पर ना -273.15 केल्विन ना मोनिका ना,
बेटा केल्विन आपका नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, प्लीज इसे याद रखिएगा। मोनिका शर्मा, अच्छा मैं समझ गया। मोनिका शर्मा का कहने का मतलब ये है कि सर आपने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये आप केल्विन लिखिए, यहाँ पे आप सेंटीग्रेड लिखिए। नहीं मोनिका, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि केल्विन, तो केल्विन बेटा नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। केल्विन की जो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा, केल्विन की मिनिमम वैल्यू आपकी 0 है, यानी 0 से कम में आप जाओगे नहीं, क्योंकि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मिनिमम टेम्परेचर। आई गेस मोनिका आपका डाउट क्लियर हुआ। प्रदीप बेटा वहां पे वो कुछ भी हो सकता है, देयर इज नो सच वैल्यू। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बेटा मैंने बोला 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और विजय कुमार, तो यहाँ पे वो कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं है। और कुछ शौर्य का डाउट, शौर्य, अरे शौर्य, हाँ चलो, तो यहाँ पर शौर्य का कोई भी डाउट नहीं है। शौर्य बेटा पूरी लाइफ का जो सवाल है एक बार पूछ तो लो कि पूरी लाइफ का सवाल है क्या। चलो, तो यहाँ पर स्टार्टिंग इसकी ना 0 से स्टार्टिंग क्यों होगी बेटा। शौर्य यहाँ पे ऐसे कोई भी डाउट है ना कि सर मैंने जो फॉर्म भरा है उसमें इतनी एज कम है या ज्यादा है, तो इसके लिए ना आप प्लीज मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। दीपमणि भारद्वाज सर, आप मुझसे कनेक्ट कर लेना, वहां पे अपने डाउट्स पूछ लेना। तो श्योर द थिंग इज दैट ना कि हमारे पास लेक्चर्स का जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज फिक्स्ड। तो मैं ऑलरेडी बहुत लेट चल रहा हूँ अपनी क्लासेस, मैंने ऑलरेडी ना 5 से 6 लेक्चर्स एक्स्ट्रा कर लिए हैं। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इन टॉपिक के अलावा कुछ भी डाउट हो, फॉर्म कैसे भरना है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये थी, या पीडीएफ कैसे मिलेगी, सारी चीजें ना तो क्लास की एंडिंग में, या फिर आप मुझे टेलीग्राम या फिर मेल आईडी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर दीपमणि भारद्वाज सर साहब सर्च करोगे मैं मिल जाऊंगा। मेल आईडी पे दीपमणि भारद्वाज ऊपर लिखा है ना, dipani.bharadwaj@adda247.com, बस एक बार मेल ड्रॉप कर देना, आई विल जस्ट सी। सो गाइस ये वाला पॉइंट तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे रेडिएशन थर्मोमीटर में यहाँ पे जो रेंज दे रखी थी इट वुड बी दिस। तो मैक्सिमम डिग्री के लिए हम लोग सर रेडिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सर इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन को मैं एक बार लिख दूं, तो आपको याद रखना है C/5 बराबर F-32/9। ये आपका रेलवे के ग्रुप डी, एसएससी के एमटीएस, एसएससी के सीएचएसएल में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया है। एसएससी जेई, आरआरबी जेई और सीजीएल में यहां से रिलेशन में पूछ लेता है। क्या एक सवाल है जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो ये है कि सर ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होंगे। तो एक बार मुझे फटाफट से आंसर देना। मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, सवाल ये पूछा गया है, पेपर का ही है, सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जहां पे डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, एक बार फटाफट से मुझे बताओ। सो 270 ना, सचिन ने बोला -40, ऋतु -40, -273 नहीं होगा, यस। सो गाइस एकमात्र ऐसा टेम्परेचर जिसमें डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं बेटा, वो होता है -40। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में सर यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप होता है। तो आप लोग जो भी आंसर दे रहे हैं बेटा, उसमें सिर्फ और सिर्फ गुड़िया, निंजा, वर्षा, ना वर्षा नहीं, अनन्या, जितने लोग सर -40 से जा रहे हैं यही सही है। सब -40 आप लगा के देखो, सी पे लगाओ -40/5, इधर आप लगाओ एफ पर -40 -32/9, तो ये क्या बना, इधर बन गया -8 और इधर ही बन जाएगा 9 8 72 -8, देख रहे हो। यानी डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो -40 पे होते हैं। 40 आंसर नहीं होगा बेटा, 40 गलत होगा। यहां पे आपका जो आंसर होगा डेट वुड बी -40, राइट। चलिए, सो ये वाला पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे सर ये जो फॉर्मूले थे ये आप लोगों को याद रखने हैं। तो एक्चुअली ये बहुत टिपिकल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने सर इतना टिपिकल फॉर्मूला हटाते हुए सीधे ये लिख दिया। तो आप केवल ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, डेट्स इट, ठीक है। चलो, सो -40 पे दोनों वैल्यू सेम रहती है, बिल्कुल सही। सो इतना पार्ट हमारा डन हुआ। अब आते हैं आगे। अब सर देखो ऐसा है कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी किसी भी चीज को अगर गर्म करोगे तो गर्म करने पे वो चीज फैलती है, यानी उसमें प्रसार होता है। अब जो चाहे वो फिर ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, यानी कि चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे लिक्विड स्टेट में हो। एग्जांपल ले लेते हैं। सर हुआ क्या, मान लो कि एक रेल की पटरी का बेस्ट एग्जांपल है। रेल की पटरी है, तो रेल की पटरी के बीच में गैप दे देते हैं, देखा है कभी, बिल्कुल देखा है। सर रेल की पटरी के बीच में जो गैप दे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, एक बार देख लेते हैं। यस, सो ये गैप इसीलिए दिया जाता है क्योंकि क्या होगा, जब सर गर्मियों का टाइम आएगा तो जो लेंथ है वो एक्सपेंड करेगी, यानी कि सर इसमें प्रसार होगा, राइट। और सर्दियों के टाइम पर सर ये सिकुड़ेगी, यानी कि सर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ऐसा ना हो कि सर जब लेंथ ये इंक्रीज हो तो उस टाइम पर सर फिर यहाँ पे इसमें क्रैक्स आ जाएं, या फिर कुछ भी इश्यू है जिससे गाड़ी कहीं गिर जाए, यानी फिर ऐसा ना हो ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाए। तो बेसिकली गैप इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि गर्मी के टाइम पे जब ये फैलेगी तो उसमें गैप चाहिए जिसमें सर वो एक्सपेंड कर सके। सो गाइस यहां पर अगर मैं लंबाई की बात करता हूं तो लंबाई पे हम लोग बोलते हैं सर रैखिक प्रसार। यहीं पे
अगर ये प्रसार सर क्षेत्रफल में हो रहा है, यानी कि सर अगर इसके एरिया में प्रसार होता है तो हम उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, यानी क्षेत्रफल वाला प्रसार, यानी क्षेत्रीय प्रसार। और यहीं पे अगर इसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो, यानी आयतन में अगर प्रसार हो रहा है, तो हम लोग बोल देते हैं सर उसका आयतन प्रसार या फिर क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो रहा है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। अगर एरिया में प्रसार हो रहा है तो सर सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी क्षेत्रफल प्रसार। और इसी प्रकार से अगर मैं यहां से बोलूं लीनियर एक्सपेंशन, रैखिक प्रसार, तो वहां पे केवल लंबाई की बात हो रही होगी। तो अब सर यहां पे इनके अगर आपसे पूछ ले कि अनुपात क्या होगा, इनका रेशियो क्या है, तो सर इसको हम लोग लेके चलते हैं अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा। तो इनका रेशियो आपसे एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग प्लीज याद रखिएगा, यहां पे जो रेशियो है ये होता है अल्फा बीटा गामा का 1:2:3। कितना? 1, 2 और 3। तो यहां पे सर आपको याद रखना है अल्फा बीटा और गामा का जो प्रसार है वो सर 1, 2 और 3 इसका अनुपात रहता है 1:2:3। नाउ सो यस, यूनिट राइज इन टेम्परेचर बिल्कुल आदित्य। लेकिन सर अभी भी एक पॉइंट समझ में नहीं आया है, जो मुझे समझाना, 9वीं में हमने पहली बार पढ़ा था, फिर 10वीं में देखा, फिर 11वीं और 12वीं में, 4 साल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। एक बार ये समझते हैं। तो सर चाहे सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, यानी कि चाहे तो आप ठोस की बात कर लो चाहे आप द्रव की बात कर लो, इन दोनों ही केस में होगा क्या, जब भी सर वॉल्यूम इनकी बढ़ेगी, यानी अगर इनका आयतन बढ़ा, तो याद रखना इनका जो घनत्व है, यानी इनकी जो डेंसिटी है वो घटती है। यानी क्या होता है, इनके घनत्व में कमी आती है। लेकिन कैसे? अच्छा, 2 बार पढ़ा है जीत। सो गाइस, ये वॉल्यूम और डेंसिटी के जो ग्राफ हैं, अब मैं आप लोगों को एक ग्राफ दिखाऊंगा, आपको कुछ याद आएगा। ये ग्राफ, हाँ, जिन्होंने मस्ती करी होगी उनको याद नहीं होगा, बट जिन्होंने हल्का फुल्का भी सीरियसली लिया होगा, जिन्होंने थोड़ी बहुत मेहनत करके 70% भी आ गए होंगे, तो उनको ऐसा कुछ ग्राफ याद आ रहा होगा। अच्छे से नहीं आ रहा होगा, लेकिन दिमाग में एक फोटो जरूर बन गई कि हाँ ऐसा कुछ था 9वीं में, राइट। जिन्होंने बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मस्ती करी है तो उनको तो मैं समझा ही दूंगा, लेकिन बाकी लोग दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है, ऐसे करके कुछ होता था। तो यहां पे सर इस तरफ होता था घनत्व यानी कि डेंसिटी, और इस तरफ होता था बेटा टेम्परेचर, है ना गाइस। और यहां पे सर सब लोग लिंक कर पा रहे हैं, मतलब अपनी क्लास में सब लोग टैलेंटेड वाले बच्चे हैं। तो मैं एक सवाल पूछ लूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पानी का सबसे ज्यादा घनत्व कब होता है? एक बार प्लीज आंसर दीजिएगा, देखें कितने लोगों को याद है। सो क्वेश्चन है, पानी का सबसे ज्यादा घनत्व कब होता है, वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होती है? तो राणा जी मैं समझ सकता हूं कि 10th फिर कैसे रही होगी, है ना। अच्छा, अब देखो, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जो पानी है, वाटर है, ये पेपर का बहुत पूछा हुआ सवाल है, कई बार पूछा है। पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, यानी पानी का जो सबसे ज्यादा घनत्व होता है बेटा, वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, राइट। यानी कि अब मैं यहां पे अगर मापना चाहूं, तो जो लोग मुझसे स्टार्टिंग में जुड़े हुए हैं, फोर्स एंड मोशन मैंने आपको हल्का फुल्का ग्राफ पढ़ाना सिखाया था, याद है? जो बच्चे नए जुड़े हैं तो उन्हें तो एक बार देखना पड़ेगा वो लेक्चर। बाकी लोगों को पता है कि हम लोगों ने ग्राफ में जरा लिंक करने की कोशिश की थी कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये वो पॉइंट हो गया जहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है। और पानी की सबसे ज्यादा डेंसिटी कब होती है गाइस? राइट, पानी की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है आपकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। ये बिल्कुल आदित्य, ये सवाल अब पेपर में सर एक तो ये पूछ लेता है कि पानी का सबसे ज्यादा घनत्व कब होता है, तो 4 डिग्री पे होता है। लेकिन एक और सवाल मैं आप लोगों से जरा पूछ लूं, एसएससी जेई का पूछा हुआ सवाल है। सवाल ये है, यदि पानी को मान लो कि, चलो सवाल छोड़ता हूं, मैं आपको उदाहरण लेता हूं। सर मैंने क्या किया, मैंने फ्रीजर में पानी की जो बॉटल है ना, इस बॉटल में से आइस ट्रे में मैंने पानी भरा, और पानी भरने के बाद मैंने फ्रीजर में रख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि सर लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो जो मेरा फ्रीजर अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, अब उसका टेम्परेचर बढ़ बढ़ के 4 डिग्री तक पहुंचा। ध्यान सुनना मेरा क्वेश्चन, मैं एसएससी जेईई और कोई एग्जाम का क्वेश्चन ले रहा, मैं सीधे अपना एग्जांपल दे रहा हूं। सो माय क्वेश्चन इज कि मैंने फ्रीजर में पानी को रखा था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वहां पानी था, ठीक है। 0 डिग्री पर टेम्परेचर जैसे पानी का आया, उसके बाद से लाइट चली गई और टेम्परेचर वहां पर 0 से बढ़ते बढ़ते 4 डिग्री हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है सर, यहां पे डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ा होगा? डेंसिटी बढ़ी होगी या फिर घटी होगी या फिर सेम रही होगी या फिर
पहले बढ़ी होगी और फिर घटी होगी। तो ऐसे करके 4 ऑप्शंस आए एग्जाम में। एक बार मुझे फटाफट, वॉल्यूम में पूछ ही नहीं रहा हूं मैं, यहां पे जो बात कर रहा हूं वो डेंसिटी यानी कि घनत्व की बात कर रहा हूं। अभी मैंने आयतन का कोई सवाल पूछा नहीं, आयतन का अलग सवाल है, वो एएलपी का पूछा हुआ सवाल था, बाद में पूछूंगा। क्वेश्चन ये है मानवी कि अगर कोई भी लिक्विड या सॉरी अगर पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाया जाए तो उसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पानी को अगर 0 डिग्री से 4 डिग्री तक लाया जाएगा तो उसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सो गाइस अब देखिए, तो जितने भी लोग यहां पर जा रहे हैं अलग अलग आंसर सबके आने लगे हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे यहां पे नए वाले हैं। तो गाइस पुराने वाली क्लास जरूर देख लेना ध्यान से। अब मुझे एक बात बताओ, आपके सामने मैंने ग्राफ क्यों बनाया? एम ही तो बनाया नहीं होगा सर। 0 डिग्री से 4 डिग्री पे चल रहा हूं, तो देखो 4 डिग्री ये रहा, तो ये क्या हो रहा है आपको दिख नहीं रहा है? टेम्परेचर अगर 0 से लेकर 4 की तरफ जाया जा रहा है तो सर 4 पर जाने पर घनत्व तो बेटा बढ़ता जा रहा है ना, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि घट रहा होगा? तो जितने भी लोग सर बढ़ने वाले हैं, एक एक बच्चा सही है कि सर यहाँ क्या हो रहा है कि 0 से लेकर 4 पर जाने पर जो घनत्व है वो बढ़ता है, राइट? अब सुजीत अकेले आप कम के साथ जा रहे हैं, बाकी लोग इंक्रीज वाले जो हैं बिल्कुल सही है। तो प्लीज याद रखें, तो देखो क्या हो रहा है, जब मैं 4 डिग्री की तरफ जाऊंगा तो यहां पे तो देख रहे हो घनत्व बढ़ता हुआ जा रहा है। हाँ, अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। सो क्वेश्चन, अच्छा सागर कहना इंग्लिश में, सो सागर क्वेश्चन इंग्लिश में ये है कि इफ आई विल टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ वाटर, so what will be the change in density if I am increasing the temperature from 0 degree to 0 degree centigrade to 4 degree centigrade? तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी बेटा इंक्रीज होती हुई जाएगी। यहां तक आई गेस क्लियर है। मैं एक और सवाल पूछूंगा बिना ग्राफ के। सो एक और सवाल है मेरा बिना ग्राफ के, और वो सवाल है यहाँ पे, सवाल है अगर मैंने सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर किया, ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर का है, तो टेम्परेचर अगर यानी कि तापमान अगर मैं 0 से 10 डिग्री पे ले गया हूं तो सर बताइए इसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? और इस बार कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाले, आंसर प्लीज। अगर 0 से 10 डिग्री पे जा रहा हूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बार सब लोग आंसर दो। तो रामराज कह रहे हैं बढ़ेगा, ऑलरेडी सेइंग इट विल डिक्रीज, सो इंक्रीज के बाद डिक्रीज, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अभिषेक कह रहे हैं, अब देखो बहुत बढ़िया। अब गाइस जो लोग इंक्रीज के साथ जा रहे हैं उनकी तो पिट्टू करनी पड़ेगी, बाकी मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही है। देखो ध्यान से बेटा, 0 से 10 तो 4 के आगे 10 होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो बढ़ रहा है, कब तक बढ़ा? 4 डिग्री तक बढ़ा, और 4 डिग्री के बाद सर सबसे ज्यादा 4 पे ही है, 4 के तो वापस से सर घटने लगा। यानी कि जब 0 से 4 10 डिग्री पे जाओगे तो सर पहले तो बढ़ेगा और फिर उसके बाद घटेगा। यानी पहले बढ़ेगा कब तक? 4 डिग्री तक तो बढ़ा, और 4 डिग्री के बाद बढ़ने के बाद फिर से घटने लग गया, राइट? तो ये सवाल आपका हुआ घनत्व से संबंधित। लेकिन अभी भी बात खत्म थोड़ी हुई है सर, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं बहुत अच्छे से, डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि जो घनत्व है और आयतन है ये एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती हैं, है ना गाइस? और यहां से अगर मैं इसको हटाऊं तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है जो हम लोग अच्छे से जानते भी हैं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। हर कोई जानता है इसके बारे में। तो गुरुजी अगर मेरा यहाँ पे घनत्व वाला जो ग्राफ है वो ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो मेरा वॉल्यूम वाला ग्राफ है वो तो जस्ट उल्टा होगा। तो अब सर बिल्कुल, सो एक बार, हाँ ऑलरेडी आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन, सो आई विल जस्ट मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहां पर आ जाते हैं, ये रिम और ये हम लोग देख ही लेंगे, चलो। तो देखिए सर जो डेंसिटी और टाइम वाला ग्राफ था तो वो बना था कुछ ऐसा, डेंसिटी और टेम्परेचर वाला सॉरी। तो 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा घनत्व होता था, ये हमको पता लग गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं आप लोगों से कहूं वॉल्यूम यानी कि आयतन और ताप यानी कि टेम्परेचर का जो ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा? तो सर हम लोग जानते हैं ये एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती हैं, यानी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना त्रिवेंद्र? गुड मॉर्निंग बेटू। सो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी घनत्व आपके आयतन के व्युत्क्रम अनुपाती है, यानी यहां पे जो ग्राफ है वो जस्ट उल्टा बन जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे ग्राफ बनेगा ऐसा, राइट गाइस? अब देखिए, तो अब मैं आप लोगों से सेम क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और सर प्लीज इस बार गलती मत करना, इस बार बस दिल पर रखकर हाथ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं जिससे आप गलती ना करें। प्रश्न ये है, अगर पानी को, यदि पानी को 0 से
10 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। ध्यान सुनना इंग्लिश वाले, इफ आई एम हीटिंग वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री टेम्परेचर, तो आपको यह बताना है सर इसकी वॉल्यूम पर यानी आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का प्लीज एक बार बताइएगा सर। पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन है घटेगा, तीसरा ऑप्शन है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, और चौथा ऑप्शन है पहले घटेगा और फिर बढ़ने लगेगा। सर 4 ऑप्शन है, प्लीज यहां पे गलती मत करना। और मैं सर जो बात कर रहा हूं इस बार आयतन की बात कर रहा हूं बेटा, इस बार मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। सब लोग कह रहे हैं 4 के साथ, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर घटेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, एक एक बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही आपने कहा। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा ऑलरेडी श्रेया, सो वी कैन सी दैट कि सर यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही थी, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, तो जब मेरा सर यहाँ पे जो पानी है जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आया होगा तो यह क्या हुआ होगा सर, वॉल्यूम में देखिए वॉल्यूम की जो वैल्यू है तो क्या हो रहा है सब, पहले घट रही है। 4 डिग्री पे सबसे कम वॉल्यूम रही होगी, सबसे कम आयतन रहा होगा 4 डिग्री ताप पर, और 4 डिग्री के बाद क्या हुआ होगा, माही, अभिषेक मिश्रा, शुभम, तोमर, सर इसके बाद क्या हुआ होगा, इसका जो टेम्परेचर ये देखिए वॉल्यूम, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो वॉल्यूम है वो मेरी इंक्रीज कर गई। यानी कि इस वाले केस में बोलूंगा पहले तो घटेगा फिर बढ़ेगा। अब पता है ये मैंने इतना माता पच्ची इसलिए करी क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम यहीं से पूछता है, क्योंकि हमको पता रहना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और है, यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस दैट्स राइट खुशी, इसलिए मैं हैशटैग मार्क कर देता हूं। अब इसी में एक प्रश्न और पूछ ले रहा हूं मैं आपको, यहां पे पूछता हूं सर जो ठंडे देश होते हैं है ना, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, सर्बिया का एग्जांपल ले लो, जो बहुत ज्यादा ठंडे देश होते हैं उनमें क्या होता है सर, पाइपलाइन फट जाती है, वाटर की जो पाइपलाइन है वो बर्स्ट कर जाती है। क्या आप लोग जानते हैं कैसे? शिवांगी ये आ नहीं सकती, आए हुए क्वेश्चंस हैं, यही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए हम लोग जो जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनको मैं थोड़ा सा टाइम जब भी देता हूं तो केवल उन्हीं क्वेश्चंस पे देता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे, इसलिए प्लीज इन सबको ध्यान सुनना। आप कश्मीर वाले एरिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यस तो श्रीनगर वाले एरिया का एग्जाम्पल ले लो आप जनवरी के टाइम पर, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे पाइपलाइन फट जाती है, जानते हो क्यों? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हुआ क्या, ऐसे देशों में या फिर ऐसे प्रदेशों में जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन के अंदर भरा हुआ है पानी, आज ब्लू है पानी पानी और दिन भी सानी सानी। हाँ अब सर हुआ क्या, मान लो इस पाइप के अंदर छकाछक पानी भरा हुआ है, ठीक है, लेट से इसके अंदर जो वॉल्यूम है, आयतन है वो है V, ठीक है, और टेम्परेचर है बाहर का बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके मौसम ठंडा होने लगा है, अब वहां पे बर्फबारी होने वाली है, तो सर सर्दियों का मौसम चल रहा है, 4 डिग्री से टेम्परेचर जैसे 3 डिग्री होगा। अब ध्यान से देखना सर, टेम्परेचर 4 डिग्री पे जो वॉल्यूम थी वो सबसे कम थी, पानी इसमें छकाछक मस्त भरा हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या कि टेम्परेचर जैसे 3 डिग्री हुआ, तो 3 डिग्री पे जाने पर आपको देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो वॉल्यूम है 3 डिग्री पे देखो, 3 डिग्री पे आपको वॉल्यूम देख रहे हो बढ़ गई है, यानी 4 डिग्री पे जो आयतन था वो कम था सर, 3 डिग्री पे वॉल्यूम और बढ़ गई, यानी जब पानी जब वॉल्यूम बढ़ गई तो सर ये ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, तो ये पानी अब सर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि पाइप है बाहर निकल नहीं पाएगा, तो पूरी ताकत लगाएगा, पूरा जोर लगाएगा सर कि मैं बाहर निकल जाऊं, यानी कि सर पूरा प्रेशर लगाएगा, पूरा दाब लगाएगा। यस, अब यहां पे जब ये प्रेशर लग रहा है तो पानी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब क्या हुआ, टेम्परेचर और कम हो गया, यानी और ठंड पड़ी, और ठंड पड़ी तो मान लो सर 2 डिग्री का टेम्परेचर हुआ, 2 डिग्री का टेम्परेचर हुआ तो सर ये पानी और निकलने की कोशिश कर रहा है, किसी तरह बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, इस पाइप के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, राइट। अब जैसे सर जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है वैसे वैसे प्रेशर लगता जा रहा है, एक लिमिट ऐसी आती है जिसके बाद पाइप उस प्रेशर को झेल नहीं पाता, एक लिमिट के बाद क्या होगा, प्रेशर पाइप को नहीं झेल पाएगा और वहीं पर आपका जो पाइपलाइन है वो फट जाएगी। सो पाइपलाइन क्यों फट जाती है, इसके पीछे सर कारण है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी पानी का ऊष्मीय प्रसार, जो कि आपको इस ग्राफ से समझ में आता है कि सर जो आयतन है पहले 4 डिग्री तक तो घटता है और 4 डिग्री के बाद फिर बढ़ने लगता है। सो बेसिकली 4 डिग्री से कम पर सब वॉल्यूम बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और एक लिमिट के बाद सर पाइपलाइन फट जाएगी और यहां से सर पानी निकलना चालू। तो ये वाला पॉइंट है जो कि हमको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ना सर हम लोग हमेशा रटते हैं, रटो नहीं, चीजों को समझो। तो यहां तक प्लीज मुझे एक बार कंफर्म करो, एक्स्ट्रा कोई भी चीज नहीं, जितना मैंने बताया, क्या उतने वाले पार्ट में कोई भी डाउट है? सो ऐसा यस, सो यहाँ पे अब देखो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। अब ये सर ये तो हमने समझा किताबी भाषा, या फिर ऐसा हो सकता होगा, बट मैंने हमेशा ना आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। आज आप एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, जयदीप, अंकित, ऋतु कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछेगा ऋतु कि ठंडे प्रदेशों में, यानी कि सर पाइपलाइंस इन द कोल्ड कंट्रीज बर्स्ट बिकॉज ऑफ व्हिच
पार्ट। चार ऑप्शन देगा, उनमें से एक ऑप्शन होगा बिकॉज ऑफ एनॉर्मस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और वही ऑप्शन आपका ठीक होगा। अब सर ध्यान से हो, पानी सर जम जा जब बोतल में, अब देखो सर आप लोग ऐसी बोतल का यूज कर लेना, ठीक है। इन बोतल में क्या है कि मम्मी पिटाई नहीं करेंगी, ध्यान सुनना। आकाश आकाश कुछ पूछना चाह रहे हैं कि एंड सर इफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा। आकाश देखो ना, 4 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अगेन वॉल्यूम बढ़ने लगेगी। यही तो आपके एग्जाम में पूछे हुए सवालों में से है, अभी हम वही तो डिस्कस कर रहे थे। अब सब लोग देखना बेटा, यूवी ये मैंने नहीं लिया है, ये एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू है। ये वैल्यू सभी लिक्विड्स की अलग अलग होती है। पानी के लिए जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री पे होती है। दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू, इसीलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। अब देखो मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं इस वाले पार्ट पे ध्यान सुनना। ये तो हो गया सर बुकिश लैंग्वेज में जो हम लोग को पढ़ना था, एग्जाम में जो लिख के आना था। ये ना तो एग्जाम में आएगा, ना ही सर ये आपको कहीं ना कहीं वो एक्सपेरिमेंट लिख के आना है। ये बस प्रैक्टिकली मैं आपको समझा रहा हूं, अपने घर पे एक्सपेरिमेंट आज ही कर सकते हो। इस बॉटल को इसके पूरे ऊपर वाले पार्ट तक फिल कर देना, यहां तक, ठीक है, छकाछक भर देना, और इस ढक्कन को लगा देना। इस ढक्कन को लगाने के बाद सब फ्रीजर में रख देना। अब फ्रीजर में जब रखोगे, अगले दिन बॉटल को जो चेक करना, जब बर्फ इसमें जम चुकी होगी, तो बॉटल की जो शेप है ना उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। हो सकता है वो यहां से मोटी सी हो रही हो सकता है वो यहाँ पे मुटकी सी हो रही हो। जानते हो क्यों ऐसा हुआ? इसके पीछे का कारण होता है कि सर जो आपने बॉटल रखी थी जिस टाइम पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मान लो कि उस टाइम पे पानी की जो वॉल्यूम थी वो सर आपकी मिनिमम थी। अब क्या हुआ होगा, सब फ्रीजर में रखी रही होगी तो टेम्परेचर से 4 से 3 भी हुआ होगा, 3 से 2 भी हुआ होगा, यानी पानी उस टाइम पे सर फिर एक्सपेंड करने लगा होगा। पानी जब एक्सपेंड करेगा यानी सब पानी में जब फैला होगा तो सर ये बोतल में भी, सर बोतल में भी क्या होगा, सब बोतल में भी फैला हुआ आएगा। और यहाँ पे जो बोतल है सर वो एक्सपेंड कर रही होगी, तो एक लिमिट तक अगर वो झेल पाएगी प्लास्टिक तो झेल जाएगी। अगर बहुत अच्छी कंपनी की बॉटल है, ऐसी कोई बॉटल होगी तो इवन हो सकता है वो फट जाए। तो मम्मी से अगर पिटाई ना हो तो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं, और ये सर आपका यहाँ का एग्जाम्पल होगा। सो दिस इज द पॉइंट। काव्या प्लीज आस्क। अच्छा मैक्सिमम लोगों ने करा है। जयदीप की क्लास दिखेगी बेटा, डोंट वरी। संजना पूछ रहे हैं, अच्छा साधना कर भी चुके हैं एक्सपेरिमेंट, मैक्सिमम बच्चे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं मतलब, ठीक है गाइस। तो यहां पर हो गया। ज्योति पूछा सर मैं अभी, अच्छा ठीक है 8 डिग्री पर पाइप, बेटा साक्षी आपके सामने ग्राफ है, अपने हिसाब से सोच लो कि 8 डिग्री पे भी सेम चीज, कौन सा लॉजिक लग रहा होगा। 5 के बाद सब बढ़ेगा, 6 पे बढ़ेगा, 7 पे बढ़ेगा, तो सेम लॉजिक है। द ओनली कॉन्सेप्ट इज कि जिस टाइम पे आप टेम्परेचर पे वॉल्यूम की बात करते हैं, जिस टाइम पे आपने बॉटल रखी है उस टाइम पे अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अच्छे से देख पाओगे। उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा ठंडा है तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, सिंपल। चलो सो डेंसिटी ऐसे समझो, सिंपल सा फंडा। देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि इस बोतल के अंदर कितना पानी आ सकता है, राइट। तो अब सर ये बड़ा बेसिक सा मैथ्स वाला पार्ट है, पूरा मस्ती काट के आए हो मतलब सब लोग, हाँ। सो बेसिकली अब चलो मैं समझा ही देता हूँ कि सर इस बोतल बोतल के अंदर कुछ तो जगह होगी, तो इस बोतल के अंदर मैं कितना पानी भर सकता हूँ। तो मैं कहूंगा सर इस बोतल का कुछ यहाँ पे वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। तो आयतन वॉल्यूम का, अब सर वॉल्यूम कैसे निकालते हो, हर एक चीज के लिए हमारे पास फॉर्मुले होते थे, याद है, क्यूबाइड होता था तो मीटर क्यूब लगा लेते थे, यानी लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। कुछ आ रही है मैथ्स, याद आ रही है कुछ हल्की फुल्की? सो गाइस ये गणित वाले गुरुजी ने आपको अच्छे से बताया होगा कि सर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के अंदर आप कितनी पदार्थ को भर सकते हैं। अब सर वो गोला भी हो सकता है, वो एक कमरा हो सकता है, वो बोतल हो सकती है। सिलेंड्रिकल शेप के लिए हमारे पास अलग वॉल्यूम का फॉर्मुला होगा, स्फीयर के लिए अलग से फॉर्मुला होगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, या फिर मान लो कि किसी भी बक्से के अंदर सर वो अलग अलग शेप का हो सकता है, उसमें आप कितनी चीजें भर सकते हैं वो कहलाएगी आपकी वॉल्यूम या फिर आयतन, आसान भाषा में। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी यानी घनत्व वाले पार्ट पर जरा चलते हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड। सब मैंने यहां पर क्या किया, सेम वॉल्यूम के मैंने यहां पर दो बॉक्सेस लिए, ठीक है, दो क्यूबर्ड्स का एग्जांपल ले लेता हूं, मीटर क्यूब इनकी वॉल्यूम होगी, बराबर बराबर है। सो या फिर ऐसे मान लो तो फ्रिज है, ये मेरे दोनों 10-10 लीटर के छोटे छोटे छुटके छुटके फ्रिज है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने टमाटर भर दिए ऐसे करके, 4 टमाटर भरे, ठीक है। ऐसे ही करके ऐसे करके मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 ये पर्टिकुलर यहाँ पे टमाटोज भर दिए, राइट। अब इस वाले पॉइंट पर चलते हैं। अब यहाँ पे मास वाले पार्ट पर आता हूँ अर्जुन, एक सेकंड रुक जाओ, इसी पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आज का भी लेक्चर गया, आज भी हम साउंड स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। सो गाइस यहाँ पर अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि सर इस वाले केस में आपको क्या लगता है डेंसिटी किस में ज्यादा हो रही होगी, पहले वाले पार्ट में या दूसरे वाले पार्ट में? सो एक बार देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। सो जस्ट वांट टू नो सर यहाँ पे कौन से केस में आपको डेंसिटी ज्यादा दिख रही होगी, थोड़ा जल्दी से आंसर देना प्लीज। तो समीर सिंह सर 2 में, ठीक है, शिल्पा कह रही है 2 में, बाकी लोग? सो यहां पे सब लोग जा रहे हैं 2 वाले। अब देखो बेटा डेंसिटी वाले पार्ट में क्या हुआ,
सर यहां पर अगर मैं पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं तो पर यूनिट वॉल्यूम का इसमें से एक हिस्सा निकाल लो, तो पर यूनिट वॉल्यूम आपके यहां पर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, तो यहां पे जितने भी लोग दूसरे वाले के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि सर अगर मैं सेकंड वाले केस की बात करूं यहां पर, तो सेकंड वाले केस में आप देख रहे हैं वहां पे 6 टोमेटोज भर रखे थे, वो भी बिल्कुल अच्छे से कर करके, राइट। सो यहां पे सर जो मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां पे सर आप मास वाला पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम की मैं बात करूं, पहले मुझे क्लियर हो अभी मास क्या होता है सर। तो मास क्या होता है, मास का मतलब हुआ किसी भी चीज में निहित पदार्थ की मात्रा, जैसे कि इस बॉटल के अंदर मैंने बोला कि इस बॉटल के अंदर मान लो मैंने बोल दिया कि 1 लीटर पानी है, या फिर मैं अपने शरीर की बात करता हूं, मैंने बोल दिया कि सर मेरे शरीर का जो वजन है ना, मेरे शरीर का वजन है वो है 50 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे शरीर का ये वजन जो 50 न्यूटन है, ये कहां से निकल के आया 50 न्यूटन, ये निकल के आया क्योंकि यहां पे मैंने क्या किया है, एम में जी का मल्टीप्लाई किया, जहां पे जी मेरी यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू थी, राइट। सो बेसिकली ये जो मास था, तो मास क्या हुआ था, मेरे शरीर में कितनी पदार्थ की मात्रा थी, निहित पदार्थ की मात्रा, जहां पे मैं सर एग्जांपल लेता हूं मेरी बोन हो गई, मेरे यहाँ पे सब मसल्स हो गए, तो ये सभी चीजों की अगर बात करूं, जब क्या ये पदार्थ है, और ये पदार्थ कहां मौजूद है, मेरे शरीर में, तो मेरे शरीर में निहित पदार्थ की मात्रा जो कहला रही थी वो सर कहला रही थी आपकी मास। अब यहाँ पे सर पर यूनिट वॉल्यूम की अगर मैं बात कर लूं, तो वहां पे मैं फिर डेंसिटी से लिंक कर लेता हूं, राइट। सो इस वाले पार्ट से आप लोग लिंक कर सकते हैं। अब सर यहाँ पे आते हैं जरा अपने पॉइंट पर, मैं क्या समझा रहा था, हाँ एक चीज और है लास्ट। सो एनोस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में एक सिंपल सा पॉइंट और है कि सर जैसे हम लोग किसी तालाब का एग्जांपल लेते हैं, अरे भाई क्या हो गया ऐसे, एक सेकंड हाँ। सो एग्जांपल के तौर पे एक तालाब है और इस तालाब के अंदर यहां पर कुछ फिशेज हैं और इसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है तालाब का। माय क्वेश्चन इज, जब सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो सर इन मछलियों का क्या होगा। तो क्वेश्चन इज, दे विल डाई या फिर दे विल सर्वाइव, ये मछलियां जीवित अवस्था में रहेंगी या फिर मर जाएंगी। तो एक बार प्लीज फटाफट से आंसर देना, तब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सो माय क्वेश्चन इज, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक तालाब है जिसमें मछली और बाकी अन्य जीव मौजूद हैं। सो माय क्वेश्चन इज, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनका क्या होगा, विल दे डाई और विल दे सर्वाइव, जल्दी प्लीज। तो सब लोग यहां पर अलग अलग आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर मर जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं जीवित रहेंगे। अब देखो सर, हम लोगों ने ग्राफ देखा था अभी, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का था, ये डेंसिटी और टेम्परेचर का था 4 डिग्री पे, राइट। अब सर जरा कहानी सुन लेना, होता क्या है, आप जैसे नदी की बात कर लें या फिर तालाबों की बात कर लें, थोड़े से गहरे तालाब, इन वाले केस में होता क्या है कि सर आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी थी 5th या 6th क्लास में, कि पानी के अंदर तेल डाल दो तो तेल ऊपर की सतह पर तैरता रहता था, याद है। तेल जब ऊपर की सतह पर तैरता रहता था तो सर नीचे पानी आपको दिखता था, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट था, तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, घनत्व का यानी डेंसिटी का, क्योंकि जो तेल था यानी ऑयल था उसकी डेंसिटी कम होती थी तो वो ऊपर रहता था। सिंपल सा लॉजिक है, सबको याद आ रहा है। अब यहीं पे आप वही वाला लॉजिक यहां पे जरा लगाना, पानी का जो मैक्सिमम डेंसिटी है बेटा कितनी भी होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मतलब होगा क्या, जब बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने वाला होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का घनत्व सबसे ज्यादा है, यानी नीचे की जो लेयर है पानी की सर वो 4 डिग्री पे रहेगी क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसिटी है। उसके ऊपर वाली जो परत है सर पानी की, जो उसके ऊपर वाली लेयर है सर, ये होगी 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इससे ऊपर वाली होगी 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इससे ऊपर होगी सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और सबसे ऊपर वाली लेयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमी पड़ी होगी। तो एक घनत्व वाला ही लॉजिक है, जिसकी वजह से क्या होता है सर, ये जो मैंने आपको बताया इनवर्स एक्सपेंशन ऑफ वाटर। सो गुरुजी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप में पानी आपका जो है वो जमेगा तो नहीं, हम लोग ऊपर की लेयर जम रही हो, नीचे का टेम्परेचर सर 4 डिग्री ही रहता है, क्योंकि पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री पे होता है मैक्सिमम, राइट। सो इसीलिए वो ग्राफ और इतना समय मैंने लिया जिससे आप लिंक कर पाए। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि सर वो टेम्परेचर ये कैसे सर्वाइव रह जाती है, तो इनवर्स एक्सपेंशन ऑफ वाटर यानी पानी का ऊष्मीय प्रसार। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पानी का सबसे ज्यादा घनत्व कब होता है, 4 डिग्री पे होता है। तो बेसिकली आप लोग अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोगों में से कोई पहाड़ी रीजन में रहता है, कोई है उत्तराखंड से या कश्मीर वाले रीजन से, अगर अपनी क्लास में नहीं है तो आप लोगों ने डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक पे बहुत देखा होगा कि सर एक कोई तालाब है, उसको टक 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 करके फोड़ा और फोड़ने के बाद उसमें से फिशिंग कर रहे हैं। कैसे, रीजन यही है कि सर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर नीचे वाला जो पानी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, जहां पे मस्त एकदम मछली और ये सारी चीजें जीवित अवस्था में है,
ऊपर की लेयर केवल जमी हुई है, राइट। सो ऊपर का टेम्परेचर, यस। ओशन की केस अलग है सर, ओशन का केस अलग है। ओशन मैं रिवर या लेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल साक्षी, यस यस यस, इसीलिए आप लोग इसे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए वो जो आपकी मछली है बाकी सब आराम से सर्वाइव करते रहते हैं, राइट। चलो इतनी चीज क्लियर हो गई। तो इतना सर पार्ट हमारा अब डन है। अब बाकी अब हम लोग मिलेंगे अभी अगली क्लास में। बेटा फिश क्या होती है भाई, खतरनाक क्वेश्चन है सीरियसली। मुझे लग रहा है कि ना कुछ बैचेस मुझे यहाँ पे अलग करने पड़ेंगे। मैं देखता हूँ अगर केमिस्ट्री में हो सका उसमें मैं ना एसएससी वाले कैंडिडेट्स को अलग रखूंगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि भाई फिश क्या होती है तो यहाँ पे फिर मेरे लिए समस्या है भाई। बेटा फिश का मतलब मछली होता है। मछली का मतलब ये मत पूछना मछली का मतलब क्या है। कुछ कैंडिडेट्स हैं अपनी क्लास में, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ठीक है, ये मेरा काम है समझाने का। सो गाइस फिश का मतलब मछली होता है। और कोई सवाल है कि ऐसा कुछ भी? सो प्लीज एक बार बता दो। मछली समझते हो बेटा, है ना? अच्छा, राणा एसएससी एमडीएस, ठीक है। चलो तो गाइस इतना पार्ट हो गया। चलो गुरुजी इतना पार्ट हमारा डन है। और एक और चीज के बेटा यहाँ पर ना जो हम लोग जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, देखो हमारे के पास क्या कि हमारे पास ना कुछ बच्चे साउथ इंडिया से भी हैं, कुछ लोग यूपी और बिहार वाले रीजन से भी हैं। तो हमारे बैच में साफ साफ मेंशन है कि वो इंग्लिश बैच होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में हम लोग कॉम्बिनेशन में पढ़ पाएंगे। क्योंकि केवल और केवल हिंदी और केवल इंग्लिश में ले जाना पॉसिबल नहीं होगा बैच, क्योंकि हमारे पास सभी टाइप के कैंडिडेट्स हैं। इसलिए वो पहले से मेंशन है कि बैच जो है वो इंग्लिश में होगा, यानी कि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं ना हिंदी और इंग्लिश में, तो पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेजूंगा। केवल हिंदी और केवल इंग्लिश वाला कोई ऐसा बैच है नहीं, ठीक है। चलो सर ओके देन, फिर सब लोग अच्छे से ख्याल रखना। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। और हाँ, आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी कुछ पेंडिंग रह गए हो, प्लीज आप टेलीग्राम पर या मेल आईडी की तरफ पूछ लिया करो। उसमें शर्माया मत करो कि सर यहाँ पे पूछूंगा तो सर क्या सोचेंगे। सर कुछ नहीं सोच रहे हैं। हाँ सर को टाइम जरूर लग सकता है बताने में, क्योंकि अभी ना लगातार क्लासेस हैं। हो सकता है वो रात को 11 या 12 बजे के आसपास में रिस्पॉन्स दूं, बट सभी लोग प्लीज अपने क्वेश्चन पुट अप कर लिया करो। आई विल गिव द रिस्पॉन्स, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि अब रीजनिंग वाले सर भी आगे उन्हें पढ़ाना है। टेलीग्राम आईडी बेटा यहाँ पे दीपनी भारद्वाज लिखा है ना, तो आप बस मेरा नाम सर्च करना टेलीग्राम पर, मैं मिल जाऊंगा, राइट। चलो ओके देन, फिर बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस लव यू ऑल। प्लीज अपना डाउट जरूर पूछ लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।